इस वीडियो में इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस सीरीज में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यू एंड ट्रेंड्स जो MPS 004 है उसको कवर करेंगे। इसका पहला यूनिट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में एक खास बात है। बहुत लोगों को ये थोड़ा टफ लगता है और बहुत लोगों को ये थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम इसके फंडामेंटल कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें तो ये भी काफ़ी आसान और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसका प्रयोग अब तो करीब करीब पॉलिटिकल साइंस के हर सब फील्ड में होने लगा है और ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बनकर सामने आया है। हम सबों को पॉलिटिक्स से कितना प्यार है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं भी तो भी शायद जो एवरीडे पॉलिटिकल इवेंट्स है इसमें बहुत लोगों की रुचि नहीं होती है। और सामान्य किसी व्यक्ति से पूछें तो ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स के नाम से तो हाय तौबा करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम खेल के प्रति काफी रुचि रखते हैं। अगर फुटबॉल का फाइनल मैच होने वाला है तो उत्सुकताएं कितनी बढ़ जाती है। एक्चुअली पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ भी ऐसा कुछ होता है। अगर हम देखें तो जिस दिन चुनाव के नतीजे आने वाले होते हैं तो शुरुआती कुछ घंटे बड़ी उत्सुकता रहती है लोगों को। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा मैच चल रहा है, कभी कोई पार्टी आगे कभी कोई पार्टी पीछे, और ये उत्सुकता आकर्षित करती है। और इसके अलावा कुछ लोग जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखलाते हैं वो इसलिए कि वो पॉलिटिक्स को किसी इश्यू से जज करते हैं कि ये फ्रूटफुल है या नहीं है, इससे क्या हानि है क्या लाभ है। कुछ मुद्दों को लेकर बात करते हैं और कभी कभी सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि पक्ष या विपक्ष कुछ बढ़ा चढ़ाकर की गई बातों और उन बातों के द्वारा जो एक माहौल बनता है वहां हम कभी कभी जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब पॉलिटिक्स हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित तो करता ही है। अगर हम एक स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं, वहां स्टेडियम की हमने टिकट खरीदी और मैच देखने के दौरान हमने वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स मंगाया, कुछ खाने की चीजें मंगाई, तो अगर हम इस घटना को इवेल्युएट करें तो इसमें ज्यादातर पक्ष जो है वो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से उसको जज किया जा सकता है। हमने गए, हमने एक्सपेंडिचर किया, हमने टिकट खरीदे, हमने खाने की सामान खरीदे। अगर कोई मनोवैज्ञानिक इसका अध्ययन करना चाहेगा तो वो ये अध्ययन करना चाहेगा कि हमें मैच ही देखने में इंटरेस्ट क्यों है, मैच देखने के बाद हमारा उत्साह उल्लास कितना बढ़ता है, या हम जिस पक्ष से अपनी भावनाएं जोड़ लेते हैं उसकी जीत या हार के बाद हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक फर्क क्या पड़ता है। लेकिन राजनीति क्या अध्ययन करेगी? यहां एक सामान्य व्यक्ति के एक सामान्य घटनाक्रम में राजनीति कहां है? क्योंकि अगर आप मैच देखने जा रहे हैं तो आप जिन सड़कों से चलकर जाएंगे वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में आएगी। एक ट्रैफिक वायलेशन अगर होता है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का स्फेयर है, पॉलिसी का स्फेयर है। राजनीतिक निर्णय क्या लिए गए हैं उन नियमों से संबंधित, उससे संबंधित है। और मैच देखने के दौरान आपकी किसी हरकत या किसी प्ले कार्ड ने अगर कोई पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया तो फिर ये रूल रेगुलेशन का जो मामला है ये भी राजनीति का मामला है। तो हर जगह राजनीति अलग तरीके से सामने आती है और जब राजनीति आती है तो मनुष्य की एक टेंडेंसी होती है, मनुष्य का अपना जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो हर चीज को कंपेयर के दृष्टिकोण से देखना चाहता है। कंपैरिजन वो हर चीज में करता है, चाहे अपनी उपयोग में लाने वाली वस्तु हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, फिजिकल फॉर्म में हो या आइडियोलॉजिकल हो, हर चीज का कंपैरिजन दुनिया में होता ही होता है। क्योंकि जब व्यक्ति कंपैरिजन करता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी विषय पर क्या सोच रहा है और उसी पर कुछ और लोग क्या सोच रहे हैं। वो किस रास्ते पर जा रहा है, लोग किस रास्ते पर जा रहे हैं, वो किस तरह से चीजों को समझ रहा है, बाकी और लोग चीजों को कैसे समझ रहे हैं। कंपैरिजन का तो इतिहास रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि कई क्षेत्र होते हैं, हर क्षेत्र किसी घटनाक्रम को अपने अपने तरीके से वहां अपना पक्ष ढूंढता है। उसी तरह से जो राजनीतिक पक्ष होते हैं व्यक्ति के व्यवहार के, जो राजनीतिक पक्ष होते हैं व्यक्ति के व्यवहारों से मिलकर बने
वहां के इंस्टीट्यूशन के, राज्य के, सरकार के, जब इनका कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है कि जैसा सिस्टम हमारे पास है वहां कैसा सिस्टम है, जैसी सरकार हमारे पास है वहां कैसी सरकार है, जिस तरह के तरीके से हमारे यहाँ कार्य होता है वहां किस तरीके से कार्य होता है, तो यहाँ पर कंपैरिजन जो शुरू होता है ये है कंपैरेटिव। अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में है तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। हम देखते हैं कि सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में अरस्तु का नाम आता है। हम जानते हैं कि अरस्तु ने अपने अध्ययन के दौरान विश्व के कई संविधानों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वहां की सरकारों के तरीके, वहां की सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, उसका सरकार के काम करने पर क्या असर पड़ता है वहां की, इस तरह से अध्ययन करके अपने ग्रंथों को आकार दिया। लेकिन उस समय जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव स्टडी थी वो डिस्क्रिप्टिव ज्यादा थी। अब आधुनिक काल में समय बदल चुका है। अब जब कंपैरेटिव स्टडीज होती हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तो ये मैथोडोलॉजी बेस्ड होती है। इनकी अलग अलग मैथोडोलॉजी है। अब हम गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेस, कई सारी चीजों को अध्ययन करते हैं। मेथड्स को इसलिए अध्ययन करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि किस मेथड का प्रयोग किया जाए, व्हाट मेथड शुड बी यूज्ड एंड व्हाई दिस मेथड शुड बी यूज्ड। तो इस तरीके से जो साइंटिफिक अप्रोच आ चुका है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी, तो ये पॉलिटिकल साइंस का वो पार्ट है जहां सबसे अधिक मेथोडोलॉजिकल तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो इसी को हम लेकर जो यूनिट 1 है उसकी कुछ प्रमुख लाइनों को देखेंगे, कुछ शब्दों के अर्थ को समझेंगे, ताकि इस यूनिट का एक जनरल, जिसको हम कहते हैं कि हमें समझ में आ जाए कि ये यूनिट किस तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही है। तो सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो मेथोडोलॉजिकल है, वो हम देख चुके हैं। और जब अध्ययन किया जाता है दो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम के बीच, दो अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं के बीच, तो इन चीजों को देखने की जरूरत महसूस होती है कि सिमिलैरिटीज क्या क्या है, और जब सिमिलैरिटीज क्या क्या है तो फिर डिफरेंसेस क्या क्या है। यानी जो अध्ययन होगा वो हमारे और दूसरे के बीच समानता क्या क्या है और असमानता क्या क्या है। और हर विश्व के अलग देश जो सिस्टम में काम कर रहे हैं सब आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में अलग हैं और कितने अलग हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। यहां पर बात की जा रही है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरेटिकल अप्रोच था कंपैरेटिव स्टडी का, वो एक फॉर्मल प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन के स्टडी का था। लेकिन अब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो जिस तरह की मेथोडोलॉजी यूज करती है, ये होल सोल हर गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन के प्रोसेस को स्टडी करती है, सोसाइटी को भी स्टडी करती है जिसके बेस पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं। तो ये क्या स्टडी करेगी, क्योंकि आज पॉलिटिकल साइंस का और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो रेंज है वो काफी वाइडर हो चुका है, ज्यादा बातें इसमें समाहित हैं। तो उसी को कहते हैं कि सिर्फ अब इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल प्रोसेस की स्टडी नहीं होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की स्टडी होती है। अलग अलग देशों में अगर लोकतंत्र है तो पार्टी होगी, और अगर पार्टी होगी तो पार्टी कैसी है, पार्टी कितनी है, पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, पार्टी किस तरह के आइडियोलॉजीज पे काम करती है, कितने तरह की आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, प्रेशर ग्रुप कैसे काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप लोकतंत्र के अलावा अलग तंत्रों में भी कार्य करते हैं। अगर हम कहें कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं है, लेकिन प्रेशर ग्रुप तो होता ही है, जो अपने विशेष तरह की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने के लिए अलग तरीके से एक प्रेशर का माहौल क्रिएट करता है, जिसकी बाध्यता होती है सत्ता संचालक पर कि उन बातों को समाहित किया जाए। और किस तरह से इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का मतलब कहीं ना कहीं समाज में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो श्रृंखलाबद्ध श्रेणियां होती हैं, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, परिवार हो, किसी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, जिनका असर कहीं ना कहीं सरकारों पर रहता है, वो वहां की सरकारों को कैसे प्रभावित करती है, किस देश में कैसे प्रभावित करती है, इसका अध्ययन होता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें यह फर्क है कि अब की जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा, संख्या में ज्यादा, डिसिप्लिनरी जैसे कि
सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन हो गया, इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन हो गया जहां पर पॉलिसी फॉर्मेशन की बात आती है। तो अब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, मल्टी डिसिप्लिनरी होने का मतलब है कि ये सभी क्षेत्रों का मुआयना करती है, सामाजिक रूप से भी समझती है, आर्थिक रूप से भी समझती है, नियम पॉलिसीज कैसे बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, इसका अध्ययन भी करती है। यानी अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अलग अलग कई क्षेत्रों को समाहित किए हुए है अपने अध्ययन में। और अब ये बतलाते हैं कि जब पहले जो कंपैरिजन होता था वो मुख्य रूप से कुछ विशेष देशों पर केंद्रित होता था, और मध्यकाल में हम देखेंगे कि जब मॉडर्न इरा जब शुरू होता है तो वहां पर यूरोप का जो मॉडल है, यूरोप के मॉडल को लेकर ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चलता है, और ज्यादातर कंपैरिजन जो होते हैं वो यूरोप के किसी कंट्री से होते हैं। लेकिन जो एक समय आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जहां कई सारे देशों को जो कॉलोनियल सिस्टम था उससे मुक्ति मिलती है, स्वतंत्र रूप से उनका उदय होता है, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ये सारे देश, जिसको हम एक तरह से थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, जो डेवलपिंग स्टेज पर थे उस समय, तो ऐसे जो कंट्री बहुत सारे जो विश्व में होते हैं उस वक्त, तो वहां पर उनका अध्ययन करने का जो प्रक्रिया शुरू होता है, उसके लिए जो कुछ अलग अप्रोचेस यूज किए जाते हैं, तो उनकी बात की गई है। हाउ पॉलिटिकल सिस्टम चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्निटी। भाई कंपैरेटिव स्टडी करके ये देखना है कि ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम पे चलने वाले ये सब देश थे, ये कैसे आधुनिक हुए, या आधुनिक होने की वहां प्रक्रिया जो चल रही है वो कैसे चल रही है। तो इनका भी अध्ययन ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो एक नया दौर चला, वहां पर जो अलग अलग स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए, तो वहां पर इन चीजों का अध्ययन मुख्य रूप से जरूरी था कि किस तरह से ट्रेडिशनल सिस्टम पर होने के बावजूद भी, या तुरंत कॉलोनियल सिस्टम से मुक्त होने के बाद, ये कैसे कैसे डेवलपमेंट के रास्ते पे जा रहे हैं, मॉडर्निटी के रास्ते पर जा रहे हैं। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज डिस्क्राइब्ड एज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी एज इट इन्वॉल्व नॉट ओनली थियोराइजिंग but also classifying, categorizing and discovering relationship among variables। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एक टर्म आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब हमें समझ में आ रहा है जो वेरी करते होंगे। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसको हमको कंपेयर करना पड़ता है। किसी देश की जनसंख्या में हम देख सकते हैं कि अलग अलग आयु वर्ग के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे उस जनसंख्या के भीतर, मेल फीमेल जैसी बातें होंगी उस जनसंख्या के भीतर। तो वो चीजें हैं जो समय के साथ बदलती हैं, वेरी करती हैं, या जो अलग अलग देशों में जो वेरी करती हैं, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब हम मेथोडोलॉजी अपनाते हैं तो जो मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है वो मेथोडोलॉजी या तो इंपीरिकल होती है या स्टैटिस्टिकल होती है। और जब स्टैटिस्टिकल होगी तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि नंबर से खेलना है, मतलब एक आंकड़ा होगा, उस आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। जब आंकड़े होंगे तो वो जटिल होंगे, आंकड़े कई तरह के होंगे। आंकड़े डिपेंड करता है कि हम क्या कंपैरिजन करने जा रहे हैं। किसी सरकार के प्रोसेस का तरीका अगर अध्ययन करने जा रहे हैं तो उनके निर्णयों का असर किस देश में किस तरह से पड़ रहा है, जनता पर कैसा पड़ रहा है, किस कम्युनिटी पर कैसा पड़ रहा है, महिलाओं पर कैसा पड़ रहा है। महिलाओं में भी कैटेगराइजेशन हो सकता है उम्र के हिसाब से कि वहां यंग महिलाओं की संख्या कितनी है, कामकाजी महिलाओं की संख्या कितनी है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में जो वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स का डेटा बनता है, इससे कंपैरिजन आजकल किया जाता है। तो दो तीन और चीजें, हालांकि ये तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर पहले मास्टर्स के पहले अगर पढ़ा गया होगा तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा यहां भी है कि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। तो पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जब सेकेंड यूनिट में हम जाएंगे तो इसमें डिटेल में आएगा, जब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच पढ़ेंगे तो हमें पता है कि जो सिस्टम का कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में कहा गया है। द नोशन ऑफ सिस्टम वाज टेकन फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस।
कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है। तो ये बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी से आया है, क्योंकि बायोलॉजी में ह्यूमन बीइंग जो है उसको एक सिस्टम की तरह, सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कहें कि अगर एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब उसमें कई सारी यूनिट है, कई सारे एलिमेंट है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जो स्क्रीन है वो आउटपुट है, जो कीबोर्ड है वो इनपुट है, उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसिंग करता है, हमारे इनपुट को प्रोसेसिंग करके स्क्रीन पर आउटपुट देता है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसकी एक बाउंड्री है, एक सीमा है। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम है, इसमें कई सारे सब सिस्टम हैं और सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। सिस्टम की एक खास बात होती है कि सिस्टम में एलिमेंट होंगे, सब एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे और उसकी एक बाउंड्री होगी, जैसा कि अभी हमने कंप्यूटर वाले एग्जांपल से बतलाया। तो उसी की बात है कि ह्यूमन बॉडी जैसे बायोलॉजी से आया है पॉलिटिकल सिस्टम का कंसेप्ट, और एनी मशीन वाज विजुअलाइज्ड एज सिस्टम। एनी मशीन, जैसे अभी कंप्यूटर का एग्जांपल दिया गया। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जैसे मनुष्य के शरीर को एक सिस्टम माने तो उसमें कई सब सिस्टम हैं, तो उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम उसकी बात की गई। तो ह्यूमन सोसाइटी को अगर देखा जाए तो ह्यूमन सोसाइटी बहुत सारे सिस्टम से बना होता है, जिसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, ईच ऑफ विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सभी सिस्टम अपना एक स्पेसिफिक विशेष कार्य करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम अपना पॉलिटिकल कार्य करेगा, इकोनॉमिक सिस्टम अपना इकोनॉमी से रिलेटेड कार्य करेगा। तो इसके बाद बात की गई है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ये सोशियोलॉजी से आया है, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ये कहता है कि सिस्टम चाहे कैसा भी हो, सभी सिस्टम में कुछ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जो बेसिक सिंपल सेम फंक्शन करते हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम अलग अलग देशों का जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई देश बहुत पहले ही डेवलप हो चुका है, फ्रांस पहले डेवलप हो चुका है, कोई देश बाद में डेवलप हुआ, कोई देश डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है। तो अब अगर हम देखें तो सभी पॉलिटिकल सिस्टम अलग तरीके के हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सब में सेम है जो बेसिक फंक्शन कर रहे हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है जो सेम फंक्शन कर रही है, एक स्ट्रक्चर वहां की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का तरीका अलग हो सकता है, मगर अगर हम लोकतंत्र के आधार पर बांट लें तो वो जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, अगर लोकतंत्र में वो सरकार है तो वो एक ही तरह का फंक्शन कर रही है कि जनता के जो वादे किए गए हैं, जिस तरह से संविधान बना है उस पर चलकर उनको पूरा कर रही है, और उचित समय के बाद वहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव एक फंक्शन हो गया, और सभी स्ट्रक्चर में अगर चुनाव की व्यवस्था है तो वो सामान्य रूप से सभी में हो रहा है। तो इसकी बात की गई। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से क्या होता है कि हमें जो पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट हैं, जो कि पहले डेवलप हो चुके हैं, जो बाद में डेवलप हुए हैं, जो पहले ही से आधुनिक हैं, जो बाद में आधुनिक हो रहे हैं, उन सब को हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के द्वारा। उसके बाद यहां कंपैरेटिव मेथड की बात की गई है। तो जो कंपैरेटिव मेथड है उसके बारे में है कि कंपैरेटिव मेथड इज ए मेथड ऑफ डिस्कवरिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स एंड नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो एम्पिरिकल का मतलब होता है कि जिसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, जिसको सिर्फ लॉजिक के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। तो ये जो एम्पिरिकल है, यानी कि जिस तरह से उसको देखा गया, जिस तरह से उसकी फाइंडिंग की गई, जिसको अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझा गया, जो सिर्फ लॉजिकली नहीं है, जो फैक्चुअली है, तो उसको कहते हैं एम्पिरिकल। तो कंपैरेटिव मेथड में क्या करते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या है इसको समझा जाता है। एक मेथड होता है जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? लेबोरेटरी में होता है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स यानी जो वेरी करेंगे। और जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होता है तो लेबोरेटरी की सबसे खास बात क्या होती है? वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कई तरह के किसी भी प्रयोग का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक ही जैसा कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बार बार रिजल्ट सेम आएगा। हम कह सकते हैं कि हमें पता है, अगर एक ग्लास में हम पानी लेंगे और यहां से एक तार डाल देंगे यहां, और एक वायर यहां से होगा और इसमें हम करंट फ्लो करेंगे, एकदम साइंस की बात करते हैं, तो पानी होने के चलते ये करंट यहां भी महसूस होगा अगर हम सेंसर लगाएंगे तो। लेकिन जितना करंट यहां होगा उतना करंट हम यहां महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। अब इस पानी में अगर नमक डाल दिया जाए, जैसे ही हम नमक घोलेंगे, नमक घोलने से क्या होगा कि इस पानी में करंट को फ्लो करने के लिए जिस तरह से आयंस चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो बढ़ जाएंगे और यहां पर फिर हमें करंट जो है जितना मिल रहा था उससे ज्यादा मिलने लगेगा। और अगर हम इसी के नीचे आग लगा देंगे, गर्म कर देंगे, तो गर्म होने के चलते उसकी प्रॉपर्टी बदलेगी, तो यहां पर करंट और ज्यादा मिलने लगेगा। करीब करीब जितना मिल रहा है उतना भी मिल सकता है अगर हम सिचुएशंस को चेंज करते जाएं। कांस्टेंट सिचुएशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड, यानी अगर हमने यहां पर टेम्परेचर सेट कर दिया कि ये एक्सपेरिमेंट 30 डिग्री में हमें करना है, क्योंकि हम आग जला रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। लेकिन कंट्रोल्ड का मतलब हमने मान लिया कि हमें ये एक्सपेरिमेंट 30 डिग्री पे ही करना है। अब वेरिएबल्स का मतलब, अगर हम बिना सॉल्ट के करंट फ्लो कराते हैं तो कितना चला और कितना मिला, और अगर हम 1 चम्मच नमक डालते हैं तो कितना फर्क पड़ा। तो यहां पर वेरिएबल्स का मतलब वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है? करंट। और क्या वेरी कर रहा है? सॉल्ट। मतलब हम सॉल्ट डालेंगे, ज्यादा डालेंगे तो करंट ज्यादा मिल रहा है। तो साइंस में इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये लैब में हुए, बट ये तो साइंस की बात है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं जो प्रयोगशाला में किए जाते हैं, जहां सब कुछ कंट्रोल तरीके से होता है। हम एक मानक तय करते हैं, वहां पर हम उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा लैब वाला कार्य हम थोड़ा ही कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में इस तरह से कोई हम प्रयोगशाला वाला कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर हमको ये प्रयोग करना है कि कोई नियम या नीति लागू की जाए तो उसका महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा और पुरुषों पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम प्रयोगशाला में इस तरह के प्रयोग तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये राजनीति शास्त्र से संबंधित प्रयोग है। हम देखते हैं कि कभी कभी कोई नीति प्रायोगिक तौर पर पहले कुछ जिलों में अपनाई जाती है। उसमें यह अध्ययन किया जाता है कि विशेष तरह की नीति को जब लागू किया गया तो उसको लागू करने के दौरान किस तरह की दिक्कतें या समस्याएं आई। उस नीतियों को वहां लागू कर देने के बाद जो उससे एक लाभकारी ग्रुप है उसको कितना लाभ हुआ, और अगर लाभ हुआ तो क्या ये लाभ समुचित रूप से उस जिले के जिनको टारगेट किया गया था सभी वर्गों को समान रूप से मिल सका। आप देखते हैं कोई भी योजनाएं शुरू की जाती हैं, आप आयुष्मान भारत योजना देखते हैं, उसको शुरू की गई, उसको भी पहले कुछ प्रायोगिक तौर पर जिलों में शुरू किया गया। तो इस तरह से कॉम्पेरेटिव स्टडी करने से नियम और नीति बनाने वालों को आसानी होती है कि फिर वो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में क्या कमी रह गई है उसको दूर करके सारे देश के लिए, सारे राज्य के लिए लागू कर सके। तो कॉम्पेरेटिव स्टडी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो कॉम्पेरेटिव स्टडी तो एक क्षेत्र के भीतर अलग अलग जिले, अलग अलग राज्य की भी हो सकती है, एक देश के भीतर 2 अलग अलग देशों की भी हो सकती है। तो जो मेथड होगा, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कि वेरिएबल्स मतलब जो बदल सकते हैं, जो किसी के नियंत्रण में हो सकते हैं, उनके साथ कैसा जो प्रयोग करता है वो किस तरह से उनको परिवर्तित करेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमने टारगेट किया कि हमें इन नीतियों में महिलाओं को टारगेट करना है, या इन नीतियों में महिलाओं में उन महिलाओं को टारगेट करना है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं। तो ये सब हो गया वेरिएबल्स, जो वेरी कर सकता है। कांस्टेंट का मतलब जो कभी वेरी नहीं करता है, वेरिएबल्स का मतलब जो वेरी बदलता है। तो बदलता है, कैसे बदलता है? अगर उसकी कैटेगरी बदल जाए तो बदल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में अगर हम कह दें कि पढ़ी लिखी महिला, साक्षर महिला, तो साक्षर महिला फिर बदल जाएगा। साक्षर महिला की जगह अगर हम कह दें कि वैसी महिलाएं जिन्होंने 5वीं तक अपनी पढ़ाई नहीं की है, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो ये जो डेटा है ये चेंज होगा। ये हम एक्सपेरिमेंट करते वक्त इन चीजों को देखकर समझ सकते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। तो ये होते हैं वेरिएबल्स।